बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, ज़माना एक दहकते हुए अलाव के गिर्द खड़ा है। सरहदें जैसे खुश्क घास हों और बयानात की चिंगारियां हवा में तैरती फिर रही हों। मशरक़ वस्ता से लेकर हिंदू कश की बर्फानी चोटियों तक बारूद की बू फैली है और सिफारतकारी के कबूतर खौफजदा होकर किसी महफूज शाख की तलाश में है। इस्लामाबाद, तेहरान, रियाद, बीजिंग और मॉस्को के ऐवानों में सरगोशियां हैं, जबकि वाशिंगटन और तल अवीव के फैसले मैदानों की तकदीर बदल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं कि आग कहां लगी है, सवाल यह है कि इसकी लपेटें कहां तक पहुंच सकती हैं। पाक अफगान महाज पर सूरत हाल किसी खामोश दरिया की तरह नहीं, बल्कि पत्थरों से टकराती हुई तुंद मौजों जैसी है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत पाकिस्तानी रियासत ने ऐलान किया है कि सरहद पार मौजूद अस्करियत पसंद ढांचों को निशाना बनाया जा रहा है और ये कार्रवाइयाँ अफगान अबूरी हुकूमत की मुबैना सहूलतकारी के खात्मे तक जारी रहेंगी। दूसरी जानिब काबुल में बरसरे इक़्तिदार अफगान तालिबान इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते रहे हैं, मगर ज़मीनी झड़पों, फ़ज़ाई कार्रवाइयों और सरहदी चौकियों की तबाही ने माहौल को गैर मामूली तौर पर कशीदा बना दिया है। सरहदी पट्टी में ताकत का तवाज़ुन अब सिर्फ गोली से नहीं बल्कि बयानिए से भी तय हो रहा है और दोनों तरफ एतमाद की कमी सबसे बड़ी खलीज बन चुकी है। ईरान और इसराइल के दरमियान खुलते हुए महाज के बाद ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि क्या पाकिस्तान अगला हदफ बन सकता है। इसराइल और भारत के बढ़ते दिफाई रवाबित और इंटेलिजेंस तावन को बाज़ हल्के खित्ते के नए स्ट्रेटेजिक ब्लॉक के तौर पर देखते हैं, जबकि पाकिस्तान ईरान के हक में सिफारती हिमायत का इजहार कर चुका है। ताहम बराह रास्त किसी बड़े हमले का इम्कान फिलहाल ज़्यादातर क़यास आराइयों पर मबनी दिखाई देता है, क्योंकि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, इसकी जौहरी डेटरेंस और इसके वसी तर आलमी ताल्लुकात किसी भी मुमकिना फरीक के लिए लागत को कई गुना बढ़ा देते हैं। खतरा मुकम्मल तौर पर खारिज से इम्कान नहीं, मगर फौरी और बराह रास्त हदफ बनने का मंजरनामा अभी सिफारती और अस्करी तवाज़ुन की दीवारों से टकराता दिखाई देता है। वहीं दूसरी जानिब रूस और चीन की मुमकिना मुदाखलत का सवाल भी इसी शतरंज का हिस्सा है। चीन खुले लफ्ज़ों में ईरान के पुरअमन जौहरी हक की हिमायत और जंग बंदी की अपील कर चुका है, जबकि रूस खित्ते में अमरीकी असर रसूख को महदूद रखने का ख्वाहां है। ताहम बराह रास्त फौजी मुदाखलत दोनों के लिए एक खतरनाक जुआ होगा, क्योंकि इससे आलमी ताकतों का बराह रास्त तसादुम जन्म ले सकता है। ज़्यादा इम्कान यही है कि बीजिंग और मॉस्को सिफारती, मुआशी और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म्स पर किरदार अदा करें ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे और आग उनके अपने दरवाज़ों तक ना पहुँचे। वहीं अरब दुनिया का रद्द-ए-अमल भी गैर यकीनी के बादलों में लिपटा है। खलीजी रियासतें एक तरफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से खाइफ हैं, तो दूसरी जानिब वो खुली जंग के मुआशी असरात से भी आगाह हैं। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक हालिया बरसों में ईरान के साथ कशीदगी कम करने की कोशिश करते रहे हैं, मगर बराह रास्त हमलों की सूरत में दाखिली दबाव बढ़ सकता है। इसके बावजूद मुकम्मल सफबंदी करके ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग में कूदना उनके लिए आखिरी ऑप्शन होगा, क्योंकि तेल की मंडियां, समुद्री रास्ते और अंदरूनी इस्तेहकाम सब कुछ दाव पर लग सकता है। क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की दहलीज पर खड़ी है? तारीख हमें बताती है कि आलमी जंगें अचानक नहीं फूटती, बल्कि गलत अंदाजों, इत्तेहादियों की जंजीरों और ताकत के तवाज़ुन की टूट फूट से जन्म लेती हैं। आज भी कई महाज बैक वक्त सुलग रहे हैं, मगर बड़ी ताकतें बराह रास्त तसादुम से गुरेज की कोशिश कर रही हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस का खौफ, आलमी मईशत की बाहमी वाबस्तगी और दाखिली सियासी दबाव आलमी जंग के रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। ताहम अगर इलाकाई जंगें फैलती गईं और प्रॉक्सी महाज बराह रास्त टकराव में बदल गए तो खतरा हकीकी सूरत इख्तियार कर सकता है। आखिर सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या कोई वाकई जीत सकेगा। जंग की जमीन पर उगने वाली फसल सिर्फ कब्रों की होती है और तारीख के औराक खून से रंगीन होकर भी अमन की तलाश में पलटते रहते हैं। खित्ते की ताकतों को यह समझना होगा कि बारूद से सरहदें तो बच सकती हैं, मगर नस्लों का मुस्तकबिल नहीं। फिक्र फरदा इसी में है कि बंदूकों की जगह मुज़ाकरात लें और मफादात की जंग को इंसानियत के मफाद पर कुर्बान किया जाए। अगर आज अक्ल की शम्मा ना जलाई गई तो कल की सुबह धुएं में लिपटी होगी और आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब अमन मुमकिन था तो हमने आग का चुनाव क्यों किया। इसी सब पर बात करने के लिए मैं प्रोग्राम में दिया है वफा अब्बास साहब ने, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार, अहमद मंसूर साहब सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अहमद मंसूर साहब आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त बहुत से ख़तरात हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं
और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम मिडिल ईस्ट और फिर एक ब्रॉडर जो ये क्या वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है ये पूरा तनाज़ा, उस पर बाद में जाएंगे। इस वक्त बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के ऊपर एक्टिव है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी एक जंग लड़ रहा है। इस सब के अंदर इसराइल का ईरान के पास आ जाना, क्या पाकिस्तान नेक्स्ट हो सकता है? इज पाकिस्तान नेक्स्ट? ये एक सवाल है और इस पर पाकिस्तान के सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदारान से आपकी एक मुलाकात भी हुई है, उनका मौक़िफ़ क्या था? देखें मखदूम शहाबुद्दीन साहब, ये जो क़यासराइयाँ या ये ख़तरात और या इस खौफ का इजहार करके बैठ जाना, ये एक गैर मंतकी और गैर हकीकी बात है। और इस हवाले से इसको बड़ा एलेबोरेट करके, और हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो रियासत है, जो आपकी फ़ौज की क़यादत है, उसको कोई परेशानी नहीं है। और वो आवाम को भी ये कहते हैं कि आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप इसराइल की बात करते हैं, यही एक बात है ना कि ईरान तक वो आएगा और हमारे बिल्कुल सरहद पे दुश्मन आके बैठ जाएगा। तो क्या हम तो पहले ही मुकाबला कर रहे हैं? इंडिया और इसराइल का नक्सस आपको इल्म में नहीं है? जो आपने मार्का हक इंडिया को शिकस्त दी है, पाकिस्तान ने अपनी फौजी ताकत के साथ और पूरी दुनिया के सामने मनवाया है कि हम एक रवायती जंग में भी बर्तरी रखते हैं। उसमें आपने देखा कि इसराइल के जो ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल हुए, पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में आए, उनको हिट किया गया। उसके बाद जितनी सपोर्ट है, तो इसलिए जब पाकिस्तान का इस वक्त आप मुवाजना ईरान के साथ नहीं कर सकते, ये एक बिल्कुल ही गैर हकीकी है। और इसको साबित आप कैसे करते हैं? दो ही तरह से आप मुवाजना करते हैं रियासतों का इस मामले में। अगर आप देखें, एक है दिफा का जो आप शोबा, उस हिसाब से कि दफाई कुव्वत का आप मुवाजना करते हैं। दूसरा है आपका सफारती महाज जो खारजा जो एक सतह है उसके ऊपर करते हैं। पहले अगर आप दिफा की बात कर लें, पाकिस्तान और ईरान का कोई मुवाजना इस हवाले से इसलिए नहीं बनता कि आप देख लें कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। और तस्लीम शुदा एटमी ताकत के साथ दुनिया ने कभी इस तरह का कोई पंगा वर्ड यूज़ कर लें या कोई और नहीं लिया और इसको देखा नहीं है। और ये एक इंतहाई अहमकाना अप्रोच होगी कि आप एक एटमी ताकत जो तस्लीम शुदा है उसको इस तरह एंगेज करें। फिर उसके जो नताइज हैं वो सबके सामने हैं। और फिर रिजॉल्व जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की रिजॉल्व भी दुनिया में इस वक्त उसको माना जा रहा है कि सिर्फ हमारे पास हथियार या हमारी फौजी ताकत नहीं है, हमें उन्हें इस्तेमाल करने का हौसला भी मौजूद है, जज्बा भी मौजूद है। फिर ईरान $30 अरब का उसका फौजी बजट आपको मालूम है, पाकिस्तान का $8-9 अरब का जो फौजी जो बजट है। लेकिन फौजी ताकत के हिसाब से पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को कई दफ़ा नाकों चने चुबाए हैं। और अभी जो मार्का हक तो अभी की बात है। और पाकिस्तान अपना एक तो उधार नहीं रखता, ये वाजे किया गया। जिसके साथ भी जब भी वक्त आया, कभी भी वक्त आया, और अगर आप कहें कि जी आके अब बैठ जाएगा दुश्मन तो बड़ा कोई तब्दीली आ जाएगी, पाकिस्तान तो 76 सालों से इंडिया के साथ मौजूद है। इंडिया आपके साथ कितना बड़ा बॉर्डर है? क्या वो आपका दोस्त है? वो आपका दुश्मन है। हमने अपनी जगह पे रखा हुआ है और उसको उधर से हद से आगे बढ़ने नहीं दिया। तो कोई भी आ जाए और कोई भी मामला हो तो हमें कोई फिक्र और कोई परवाह नहीं है। जहां से भी किसी को अगर शक हुआ पाकिस्तान की फौजी ताकत के हवाले से, तो उसका शक पाकिस्तान ने दूर किया, इंडिया का किया, अभी अफगान तालिबान रजीम का हो रहा है। और इवन ये जो ईरान है, बिल्कुल हमारा दोस्त मुल्क है, उसको भी एक वक्त में शक हुआ था, पाकिस्तान ने वहां भी फिर फौरी जवाब वो दिया था। और इसलिए कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी रह गई बात मखदूम शहाबुद्दीन साहब खारजा महाज पे, पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं है, पाकिस्तान दुनिया के साथ चलने वाला मुल्क है। पाकिस्तान के रवाबत दुनिया की तमाम आलमी ताकतों के साथ मिसाली हैं। ईरान एक रिजिड उसकी पोजीशन, उसके मामला सबके साथ आपको पता है, उस पर ज्यादा हमें बात करने की जरूरत नहीं। इस वक्त वो एक मुश्किल सूरत हाल का उसे सामना है। पाकिस्तान की इखलाकी, सफारती, हर तरह की हमायत उसके साथ मौजूद है। एक बैलेंस्ड पॉलिसी है ईरान और इस पूरे खित्ते के तनाज़े में जो, और इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी पाकिस्तान जिस तरह से मौजूद है। और इस चीज़ को पाकिस्तान ने ना बेहतर ख्याल किया है बल्कि इसका इजहार भी किया है कि जो ये जवाबी कार्रवाई
अपने आप एक कोलेट्रल जो अहदाफ हैं उसकी तरफ चले जाएं ईरान के हवाले से। तो मजमूई तौर पे पाकिस्तान के का कोई ऐसा एम्बिशंस नहीं है कि हमने किसी मुल्क पे जाके कब्जा करना है, हमने किसी मुल्क को जाके मारना है। हम अपना दिफा करते हैं और दिफा के लिए पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं, फौजी ताकत है, रिजॉल्व है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। हमें प्रोग्राम में मंसूर जाफर साहब माहिर अमूर मशरक़ वस्ता हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, लेकिन उन पर आने से पहले वफा अब्बास साहब आपकी जानिब आऊँगा। ईरान की इस जंग के हवाले से बात कर लेते हैं। ईरान की जो अभी मौजूदा स्ट्रैटेजी है, जो ईरान की तरफ से मशरक़ वस्ता में अमरीका के बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है और इसराइल को भी, इस स्ट्रैटेजी को आप किस तरह से देखते हैं? स्पेसिफिकली अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें, मिडल ईस्ट के अंदर जो टारगेट्स ईरान हिट कर रहा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? थैंक यू मखदूम साहब टेकिंग मी ऑन बोर्ड। इस वक्त मुख्तलिफ एक राय कायम की जा रही है, क्योंकि ईरान में एक्सेस है नहीं, बहुत लिमिटेड से ज़राए हैं जहाँ से रियल सिचुएशन आ रही है और क्या स्ट्रेटजी चल रही है वहाँ पे वो पता लगेगा देखने आने वाले वक्त में। अमेरिका का जो पहला टारगेट था वो उन्होंने अचीव कर लिया। But what America did in their first attack was a school of where they killed 160 children. बच्चों को वो कर दिया। उसी से पता लग जाता था कि ये किस टाइप की जंग होने वाली है। हॉस्पिटल स्कूल लाइक इसराइल डिड, वैसी ही चीज़ होगी। इस वक्त ईरान की रेंज में गल्फ़ के वो अड्डे हैं। बारहा ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम आपकी ज़मीन पे नहीं, आपकी ज़मीन पे मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनकी रेंज में वो आ रहे हैं। अभी आप देखें फ़्लाइट ऑपरेशंस कैंसिल हो चुके हैं यूएई में, और रियाद में भी एम्बेसी यूएस बंद हो चुकी है, ऑपरेशन बंद हो चुके हैं। बट समहाउ वर्ल्ड वार 1 भी ख़त्म हो गई थी, वर्ल्ड वार 2 भी ख़त्म हो गई थी। इस वक्त देखना ये होगा कि कितने नुकसान के बाद ये जंग ख़त्म होती है। अभी तक गल्फ़ की जानिब से, जिस तरह मंसूर साहब भी, अहमद साहब भी फरमा रहे थे कि गल्फ़ की जानिब से रिस्पॉन्ड दिया नहीं जा रहा, उसकी क्या वजह है? इज़ इट देयर पेशेंस और समथिंग एल्स विच दे हैव प्लान फॉर फ्यूचर? मतलब ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो वो क्यों रुके हुए हैं? इस वक्त में अगर देखा जाए, ईरान के साथ प्रैक्टिकली सिर्फ 2 मुल्क खड़े हैं जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं खुल के। एक तो पाकिस्तान और दूसरा ओमान। दोनों की जानिब से ये कहा गया कि ये वार उस वक्त स्टार्ट की गई जब नेगोशिएशंस बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी कि किसी नतीजे पे पहुंच जाती। ईरान के अंदर लास्ट टाइम की तरह इस दफ़ा भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट की कि जब हम वहाँ पहुँचे आप बाहर निकल आएँ, द एंटी रजीम पीपल, लेकिन कोई नहीं निकला। हाँ, कुछ एक शहरों में कुछ लोग निकले, बट इट वाज नॉट लाइक अ प्रोटेस्ट कि वो टेक ओवर करने के लिए निकले हैं। ईरान में हमेशा ये रहा है कि व्हेन एवर देयर इज़ समवन फ्रॉम आउटसाइड इन अटैकिंग यू, ऑल द Iranians come together, like even in पाकिस्तान, कि हम अपने सारे सियासी मजहबी वो मुखालफत भूल जाते हैं। और इस दफ़ा ट्रंप की कॉल पे कोई बाहर नहीं निकला। रिजीम चेंज नहीं हो सकता, पीपल जो हैं, लोग जो हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है, जिस तरह अभी रहबर मुअज़्ज़म को किया गया। इन कपल ऑफ डेज़ नए रहबर का भी ऐलान हो जाएगा, और वही नए जो रहबर होंगे वो पिछले रहबर मुअज़्ज़म अली ख़ामनेई की नमाज़ जनाजा भी पढ़ेंगे। और उसके बाद देखा जाएगा कि ईरान क्या अनाउंस करता है। 12 साल 10 साल तो जंग लड़ने का उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। ऑल्दो वो अमेरिका जैसा बड़ा वो उनका हमसाया मुल्क इराक़ था, लेकिन एक जंग चली, लाखों लोग दोनों तरफ मरे, वो अब भी तैयार हैं, वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। फिर भी मैं आपको मखदूम साहब कहूँगा कि अगर वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो सकती है एक वक्त में आके, तो ये जंग भी हो सकती है। द ओनली वैलिड थिंग इज़ कि कितने लॉस से पहले इसको वाइंड अप किया जाए। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मंसूर जाफर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप इस वक्त मशरिक़ वस्ता की ओवरऑल सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? स्पेसिफिकली अगर हम अरब ममालिक की बात करें, गल्फ स्टेट्स की बात करें, उनका अब इसमें रोल क्या होगा और वो क्या सोच रहे होंगे इस वक्त? जी, इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन सूरत हाल है। ख़ासतौर पर जो ईरान की तरफ से एक रद्द अमल गल्फ़ और ख़ासतौर पर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ गया है,
उससे मैं समझता हूँ कि जो माजी में एक ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता था ईरान और इन अरब ममालिक खासतौर पे जीसीसी कंट्रीज के दरमियान, वो बड़े पैमाने पे इस वक्त री इन्फोर्स होता जा रहा है। और इसको अगर सूरत हाल को जल्दी कंटेन ना किया गया तो मैं समझता हूँ कि ईरान को जिस तरीके से इस खत्ते का एक छोटा मोटा डॉन बना के अरब दुनिया जो अमेरिका और वेस्ट जो है वो पेश करता रहा है, और उसकी आड़ में जो है अपने इसी खत्ते के अंदर अड्डे और अपने मुख्तलिफ जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो डेवलप करता रहा है, तो इसी इस्तेमार को एक बार फिर मौका मिलेगा कि वो यही डरावा दे के, यही धमकावा दे के दोबारा से इस खत्ते को इस्तेमारी अपनी चुंगल में जो है वो लेने की कोशिश करेगा। अगरचे अब इन अरब मुल्कों को और ख़ासतौर पे जीसीसी कंट्रीज़ को ये बात तो खुल के सामने आ गई है कि अमेरिका उनका यहाँ पे सेवियर नहीं हो सकता, अमेरिका उनके लिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं हो सकता, क्योंकि अभी रिसेंट जंग और उससे पहले भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिसमें जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी अम्ब्रेला यहाँ पे मौजूद था अमेरिका का, वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। माजी में भी हूसियों के हमले, हूसियों के मिसाइल जो है वो सऊदी अरब की आरामको तक पहुँचते रहे हैं और सऊदी अरब की तेल की सप्लाई कई दिनों तक जो है मुअत्तल रही है। इसी तरीके से दीगर मामलात में भी, और ख़ासतौर पे इस जंग में तो ये सारे का सारा भांडा जो है वो फूट गया है, क्योंकि इस जंग से पहले जितने बड़े पैमाने पे मिलिट्री बिल्डअप के लिए अमेरिका ने ख़ासतौर पे इस खित्ते की कुर्बानी दी, यहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ जो मिसाइल शिकन सिस्टम थे उनको कुछ को तो यूक्रेन मुंतकिल कर दिया और कुछ को अपने लाडले इसराइल के हवाले कर दिया, क्योंकि उनका तहफ़्फ़ुज़ उन्हें ज़्यादा अजीज़ था। तो उसके बाद ये खित्ता मज़ीद वल्नरेबल हो गया, यानी ख़ास तौर पे यानी ये बात बहुत ही अचंभे की है, और इसको वक्ती तौर पे यानी जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी सूरत को, वो यकीन नहीं करते कि सऊदी अरब के कैपिटल को भी निशाना बना सकता है ईरान, और ख़ास तौर पे वहाँ पे अमेरिकन सफारत खाना, और जिस जगह ये अमेरिकन सफारत खाना है ये रियाज का इसको डिप्लोमेटिक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारे चैनल का ऑफिस भी मौजूद है अल अरबिया का। तो इस इंतहाई हसास नौइयत का जो ये इलाका है, वहाँ तक अगर यहाँ पे सवाल इस बात का नहीं है कि वहाँ नुकसान क्या हुआ, कितना डैमेज हुआ, कितना कोलेटरल, असल इशू ये है कि ये एफर्ट हुई क्यों है। ये सवाल जो है इसका जवाब तलाश करना चाहिए, और उसका जवाब उसी सूरत में मिल सकता है कि जब आप इस खत्ते की पूरी जो है यानी थोड़ी सी जो लेटेस्ट हिस्ट्री और डेवलपमेंट, खास तौर पे जो इस रीजन के अंदर अमेरिका के में जाने की कोशिश, और उसके साथ साथ फिर अमेरिका के ईमा पर जो है और इसराइल के कुछ ख्वाहिशात जो है उनकी तकमील, ये ऐसी सूरत हाल है कि मैं समझता हूँ जिसने इस खत्ते को इस वक्त एक बिल्कुल जिसे कहना चाहिए आग के गोले पर ला खड़ा किया है। और अगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त सेंस प्रिवेल ना की के पार्ट पे भी, और मैं समझता हूँ इस वक्त तक ये रीजन जो है खासतौर पे जीसीसी कंट्रीज डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक किसी किस्म का कोई ग्राउंड रिएक्शन जो है वो शो करने से रिस्ट्रेन शो की है, जो एक बड़ा इंकरेजिंग साइन है, क्योंकि इन्हीं मुल्कों की मीडिएशन, इन्हीं मुल्कों की जो एफर्ट्स हैं, उसके नतीजे में पहले भी ईरान को निगोशिएशन का मौका मिला, चाहे वो अमेरिका ने डिच किया उसे जिस अंदाज से भी, और अब भी मैं समझता हूँ यही वो ममालिक है कि जिसकी अक्सरियत वो उस बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर है कि जो इस वक्त खत्ते के अंदर जो अमेरिका का इस वक्त स्टॉल्ड मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने के लिए, या कम से कम गजा का जो एक तबाहशुदा सिनेरियो है उसको रीबिल्ड करने के लिए। तो इस वक्त मैं समझता हूँ ये इस बोर्ड ऑफ पीस के जो कम से कम 8 अरकान हैं जिन्होंने माजी में भी कलेक्टिव एक मौकफ रखा है बशमूल पाकिस्तान, वो इस वक्त वाशिंगटन को एक लेटर लिखें और उन्हें बताएं कि आपने जिस कमिटमेंट का या जिस मिशन स्टेटमेंट का बेड़ा उठाया है गजा के अंदर इस जंग के जलाव में, तो वो सारे का सारा बैक बर्नर पे चला जाएगा, आपकी वो सारी एफर्ट जो है वो डाउन द ड्रेन चली जाएगी। तो आप एक तरफ एक इंतहा पसंदी को खत्म करते करते दोबारा गजा के अंदर वही सूरत हाल पैदा कर लेंगे कि जो माजी में वहाँ एक निगलेक्ट की सूरत में पैदा होती रही है। तो लिहाजा अमेरिका को इस बात की तवज्जो दिलानी चाहिए कि वो अपना हाउस इन ऑर्डर करे, अपनी प्रायोरिटीज को रीसेट करे, ताकि कम से कम इस जंग का जो इस वक्त जो डैमेज है उसे तो कंट्रोल किया जा सके। और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को तमाम सेन यानी जो हल्के हैं उनकी तरफ से इस बात को वार कराने की कोशिश करनी चाहिए, डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी, राब्तों के जरिए भी, लॉबिंग के जरिए भी,
कि आप तो जंगे रुकवाने वाले सदर थे, आपका तो जो प्री इलेक्शन क्लेम है वो यही था, और इसी की बेस पे आपकी मेगा बेस ने आपको बड़े पैमाने पे वोट दिया और इक़्तिदार में लेके आए। लेकिन आपने उन्हीं का टैक्स पेयर मनी जो है वो ऐसी ऐसी लायानी जंगों में जो है उलझा दिया है, वहां जाया कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपको जमीन पर स्वाय एक लाश के, एक हाई प्रोफाइल लाश के, और अभी तक कोई विक्ट्री आपकी दिखाई नहीं देती। तो इसे दिखाकर आप अगर अपना मिड टर्म इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो सद हैफ है आपकी उस प्लानिंग पे, सद हैफ है आपके उस पूरे विजन पे, कि जिसके नतीजे में आपने पहले भी लोगों को मौत के मुंह में धकेला है, चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो, अभी आपने एक नया वॉर थिएटर ईरान के अंदर सजा लिया है, और इसके साथ साथ आपके अपने ही इत्तेहादी जो खित्ते के अंदर हैं जो गैर महफूज हो गए। तो आप किस किस ह्यूमैनिटी को, किस ह्यूमन राइट को, किस डिप्लोमेसी को सर्व करने का इरादा रखते हैं? तो मैं समझता हूँ कि शायद कोई उनके उनके कोई कान पे जू रहेंगे, अगरचे वो तो खुद फरमाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो करना होता है वो डोनाल्ड ट्रंप ही करता है, यानी जो मैं करता हूँ वो मुझे पता होता है। तो उनकी जितनी पूरी एक बड़ी एस्टेब्लिशमेंट और इंतजामिया है उसे तो उन्होंने बाजीजा अतफाल बना रखा है, और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका की एक साख, एक बैन अवी जैसे कहना चाहिए पीस लीडर के तौर पे या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के सरखेल के तौर पे पॉइंट आ गया। कॉम्प्रोमाइज। जी मंसूर जाफर साहब, आपका पॉइंट आ गया। अहमद मंसूर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये जो एक सिनेरियो बनता जा रहा है, और पाकिस्तान के लिए तो बिलाशुबा मुझे लगता है कि इसमें नेविगेट करना डिप्लोमेटिकली वो भी बड़ा फूंक फूंक कर पाकिस्तान कदम रख रहा है, और अपनी जो एक फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की बड़े बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान उसे लेकर चल रहा है। लेकिन ये जंग तो फैलती हुई ही नज़र आ रही है, इसमें कोई ऐसी चीज़ सामने आ नहीं रही कि ये रुके, बल्कि इसमें मज़ीद फरीक़ैन शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो गल्फ स्टेट्स जो हैं वो सब्र तहम्मुल का ही मुजाहरा कर रहे हैं और बराह रास्त इसमें शामिल नहीं हो रहे, बट अल्टीमेटली इन वन वे और अनदर उन्हें शायद इसमें आना पड़ जाए। जी बिल्कुल मखदूम शहाबुद्दीन साहब, इसमें अगर हम ये देखें कि जो मकासद इसराइल और अमेरिका के इस जंग शुरू करने के, अगर तो ईरान की रजीम चेंज करना जैसे कहा जा रहा है यही मकसद है, तो अगर इसकी जो दो मिसालें हम देखें माजी में यहाँ पे, एक तो इराक जंग थी 2003 वाली, और उसके बाद आप देख लें शाम, लीबिया और जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे रजीम चेंज के लिए जिस तरह का एक आप हिकमत अमली अपनाई गई, तो दोनों ईरान में नज़र नहीं आ रही। इराक की अगर हम बात कर लें तो ये इराक ऑफेंस, इसमें अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज हैं, इन्होंने 20 मार्च को जब ये शुरू किया इराक पर हमला, तो फ़ज़ाई हमले के साथ साथ जो ज़मीनी फ़ौज है वो भी कुवैत के रास्ते इराक में दाखिल उसी वक्त साथ ही हो गई थी, और फिर 9 अप्रैल तक ये सारा हुआ, और बगदाद में जो फरदौस स्क्वायर है वहाँ तक ये पहुँचे और कब्ज़ा हो गया, और तख्ता सद्दाम हुसैन का उलट दिया गया ज़मीनी फ़ौज की कार्रवाई के साथ। तो ईरान की इस जो अभी यहाँ पे हमले हुए हैं, आपको कोई ऐसी तैयारी भी नज़र नहीं आ रही कि बूट्स ऑन ग्राउंड आपको नज़र आए, और ईरान का जो एक उसकी वुसअत, उसका जो पूरा आप कह लें डायनामिक्स हैं, उसका जो जोग्राफिया है वो इराक से भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और मुश्किल है। दूसरा जो तरीका हो सकता था कि अंदर से एक बगावत होती कि आप स्ट्राइक्स करके जो फौजी ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, ईरान की ख़त्म कर रहे हैं फ़र्ज़ करें, और अंदर से एक जो मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ ऐसी बगावत होती, उसको ये सपोर्ट करते और वो आके काबज़ हो जाती। तो वो जो सपोर्ट है ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल के जो आप हिकमत अमली को मिल सकती हो और मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ लोग उठ खड़े हों, वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अब फिर क्या हो सकता है, वो है क्यास। अगर तो फिर इसराइल का यही एक मतमा नज़र है, और वो माजी में भी करता आया कि अरब मुल्क सारे कमज़ोर हों, वो तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे हैं, और वहाँ वो सिर्फ माशी उनके जो विजन्स आपको नज़र आ रहे हैं कि जो दुबई को कहाँ पे लेके जाना है 20 साल बाद, जो सऊदी अरब ने कहाँ पहुँचना है, कतर तरक्की कर रहा है। तो जब वो इस तरह के तनाज़ात में आ जाएंगे तो पूरा जो अरब खित्ता है वो एकदम आप देख लें उस पर क्या असरात होंगे, बड़े खौफनाक असरात होंगे। तो ये तो एक जो साजिश है बेसिकली इसके पीछे वो नज़र आ रही है कि अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है, सिर्फ ईरान में रजीम चेंज करना मकसद नहीं है। तो इसमें फिर अब इन तमाम जो ममालिक हैं उनकी लीडरशिप, उनको भी ये देखना है, समझना है, ईरान को भी देखना है, समझना है कि इस जंग को जो एक खित्ते की जंग में जो जाने का इसका जो एक मंजरनामा नज़र आ रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो ये तनाज़ा
बढ़ेगा, मौजूद रहेगा, लेकिन रजीम चेंज वाला जो मकसद है, जो कहा जा रहा है, वो मुझे तो नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से उस तक वो ये पहुंचेंगे, और शायद वो मकसद है भी नहीं। बिल्कुल, ये एक बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, रिजीम चेंज किसी एक शख्स को मारने से तो नहीं हो जाएगा ना, वो आपको पूरा एक निज़ाम और फिर आवाम की हिमायत उसमें कहाँ पर खड़ी होती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इसमें शायद एक चीज़ तो उसकी शायद ये मिसकैलकुलेशन थी या उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई कि उसे लग रहा था कि इस इंसिडेंट के बाद, शहादत के बाद शायद लोग निकल आएंगे और सड़कों के ऊपर जश्न होगा, बट बिल्कुल उसके उलट हुआ। वफाबाद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अभी ईरान ने एक और स्टेटमेंट दी है। ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स के तर्जुमान हैं उन्होंने भी, और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी, कि सऊदी अरब की जो अरामको की तेल की फैसिलिटी है उसको ईरान ने निशाना ही नहीं बनाया। तो इसमें आपको लगता है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बीच में कोई फॉल्स फ्लैग हो या कोई स्पॉयलर्स का किरदार अदा कर रहे हो ताकि मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स को भी ड्रैग किया जाए इस जंग में? वेल सेड मखदूम साहब। अगर हम एक वास्ट सिनेरियो में देखते हैं, कुछ अर्सा पहले एक हैशटैग चला था MBZ वर्सेस MBS, अरब वर्सेस अरब वाली एक चीज़ थी। नाउ आई विल लिंक इट विद दिस। हम ये इस टाइम पे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। लाइक अमेरिका कहता है कि जो कुवैत में जहाज़ गिर गए वो एक्सीडेंटली गिर गए, उसमें फ्रेंडली फायरिंग में गिर गए। ईरान क्लेम करता है नो आई डिड दिस। यहाँ पे अरामको में ईरान कहता है मैंने नहीं किया, तो फिर किसने किया? सो थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड दिस टाइम। मतलब गल्फ़ में जो सारी सूरत हाल बन चुकी है, इसे ऑब्वियसली समबडी एल्स इज़ गेटिंग सम बेनिफिट। अगर नॉर्मली ये कहा जाता है कि फ़लाँ जगह वारदात हो गई, तो एक नामालूम सा वो मुजरिम होता है, वो ऑन कर लेता है, चलो इसी बहाने मेरी शोहरत हो जाएगी। सो समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन गल्फ़ इन दिस वार। बट आई टेल यू वन थिंग, जिस तरह मेरे मोहतरम भाई ने मेंशन किया कि अगर रजीम चेंज का होता है, देखें दिस टाइम थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। लाइक सद्दाम और कद्दाफी और सीरियन प्रेसिडेंट, सुप्रीम लीडर वाज एट हिज ऑफिस, मतलब वो अपने घर पे थे, अपने ऑफिस में थे। उन्होंने वो शहर भी नहीं छोड़ा, वो बिल्डिंग भी नहीं छोड़ी, एंड दैट वाज नॉट टू मच लाइक कि अंडरग्राउंड है बहुत ज़्यादा, उस तरह भी नहीं था। दिस इज़ वन थिंग कि वो लॉयल रहे, आखिरी दम तक वो उसका वेट करते रहे कि जो होता है हो जाए। ट्रम्प, व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प, इट इज़ माय वर्ड्स नॉट द ट्रम्प्स वर्ड, कैन डू नाउ कि आपने लास्ट कपल ऑफ डेज में देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि नए आने वाले रैबर से बातचीत हो सकती है। पर द नेक्स्ट डे अब्बास अरागची सेड कि ये कोई वीडियो गेम नहीं है कि जब बातचीत कर लें, जब नहीं दिल ना करें आप अटैक कर दें, हम बात नहीं करेंगे। The one man is gone, the supreme leader is gone, regime is still there, but what maybe Americans are planning now कि अब आप ईरान में political system को strong करें। पेज़ेशकियान साहब को ही बेशक प्रेसिडेंट रहने दें, but the system of supreme leader, whoever is coming now, there are certain people, one of them will be elected soon, वो जो भी आए वो एक अपने मजहबी मफादात, मजहबी निज़ाम को ज़रूर देखे, उसको चलाए, बट पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंट हाउस, जो प्रेसिडेंट है वो फुल पावर के साथ उसको ऑन करे। इफ़ यू डू रिमेंबर कि जब पेज़ेशकियान साहब सदर ईरान बने तो उसके बाद एक चांस, एक वेव नज़र आ रही थी कि कुछ सैंक्शंस शायद हट जाएंगी अमेरिका की जानिब से और ईरान के लिए कुछ मुश्किलात हल हो जाएंगी। माइट बी नाउ दिस इज़ द स्ट्रेटजी, क्योंकि पहले जितने प्लान थे वो लास्ट मंथ वाले वो रियॉट्स भी नहीं हो सके। नोबडी केम आउट ऑफ होम टू टेक ओवर द बिल्डिंग्स, बल्कि लोग सिंपैथी में निकले। तेहरान में अनाउंस किया गया, लास्ट टाइम आई टॉक टू माई सम फैमिली फ्रेंड्स, तो दे सेड कि दे आर अनाउंसिंग कि तेहरान को विकेट कर दें, बट पीपल वर्स वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे आज़ादी स्क्वायर में, और इतनी ज़्यादा तादाद में आ गए कि वो ख़ुद एक रिस्क बन गया कि यहाँ पे कुछ ना हो जाए। सो आपका जो क्वेश्चन रह गया कि अरामको वाला उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमने नहीं किया, समबडी हैज़ डन दिस। अब इस सारी कंडीशन में कौन किसको कहाँ पे हिट कर जाए, इट्स लाइक वो एक रेसलिंग में होता था कि एक रॉयल रंबल टाइप ऑफ रेसलिंग होती थी, जिसमें जिसके हथे जो चढ़े उसको बाहर फेंक देता था और जो आखिर में रह जाता था वही एग्जिस्ट करता था। सो सेम सिचुएशन इन गल्फ इज़ गोइंग ऑन। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देयर इज़ नो ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड रिमेन। अगर मुस्लिम ब्रदरहुड होती तो गज़ा वाला इशू बहुत पहले सॉर्ट आउट हो जाता। ईरान पे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मुस्लिम कंट्रीज़, मुस्लिम ब्लॉक कुछ बोलेगा, जो रह जाएगा वही सस्टेन करेगा। अगर अरब MBZ, मोहम्मद बिन जैद वर्सेस मोहम्मद बिन सलमान हो सकता है, तो ओबियसली अरबों के दरमियान कुछ भी पॉसिबल है।
and we can expect anything from them. ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वक्फे के बाद खुशामदीद। अब गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। मंसूर जाफर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इसका अल्टीमेटली हल क्या हो सकता है इन द लॉन्गर रन? अगर हम देखें ये जो इस वक्त अभी मशरक़ वस्ता के अंदर आग लगी हुई है, और ये जंग अगर कोई चाहे कि ना फैले तो उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकती हैं, और इस वक्त हंगामी बुनियादों पे क्या करना पड़ेगा? जी, मैं थोड़ा सा चिप इन करना चाहूँगा। पहले मेहमान की तरफ से जो मुस्लिम जो ब्रदरहुड की बात की गई, जी, मैं समझता हूँ कि ये जो कज़िया है इस वक्त ख़ास तौर पे जो अनरेस्ट दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपको फ़लस्तीन के अंदर हो, गज़ा के अंदर हो, या इवन फॉर दैट मैटर अगर आप थोड़ा सा आगे मिस्र में चले जाएं, और ये जितने भी इस वक्त अमेरिका के तराज किए हुए मुल्क हैं, चाहे वो यमन है, लीबिया है, ये तमाम के तमाम ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पे एक तंजीम जिसका नाम मुस्लिम ब्रदरहुड है, जिसे अफ़वानुल मुस्लिमून कहते हैं, वहाँ के उनका जो पॉलिटिकल इस्लाम का असर और नफूज़ है उसे ख़त्म करने के हवाले से ही ये तमाम की तमाम वॉर मॉन्गरिंग जो है, ये जो वॉर थिएटर जो है, ये सजाया गया है। और इसी से बुनियादी तौर पे इस पूरे रीजन को, जिसे हम अरब रीजन या मिडल ईस्ट कहते हैं, वो डराया जाता है कि यहाँ पे अगर पॉलिटिकल इस्लाम आ गया तो आपकी ये किंगडम और शेखडम और ये सल्तनतें जो हैं सारी ताराज हो जाएंगी। आपको याद होगा कि जो अरब बहारिया था उसका भी बेसिकली यही थ्रस्ट था कि एक एमेंसिपेशन की एक सेंस जो है वो अरब आवाम के अंदर, खासतौर पे मिस्र में यूथ में आई, और फिर उसका रिफ्लेक्शन आपने गजा के अंदर एक विक्ट्री की सूरत में देखा। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिए कि इस खत्ते के मसाइल सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो मजहबी और मसलकी नहीं हैं, ये सियासी भी हैं। और इस चीज़ को आप निगेट करके, इसको अंडर द कारपेट करके आप इस खत्ते के दलिदर दूर नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी यही है कि इस खत्ते में अगर कोई अमन लाना है, कोई हकीकी मानों में एक जो पीस प्रोसेस है उसको रास्ता देना है, तो आपको आवाम की बात सुनना पड़ेगी और उन्हें हकीकी मानों में रिप्रेजेंटेशन जो है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो मुतलक़ल रनान फैसले हैं वो नॉट नेसेसरीली कि वो आवाम की विल को भी रिफ्लेक्ट करते हों। और ये सूरत इस वक्त जो है पूरे मिडल ईस्ट में आपको देखने को मिलती है। और ये जो एक आपको बाज़ औक़ात कब्रिस्तान जैसी खामोशी, और बाज़ औक़ात अभी आप देखिए कि इस वक्त एक दौड़ लगी हुई है तमाम के तमाम इन अरब कैपिटल्स के अंदर के, वहाँ से एक तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल का बहुत ज़्यादा खदशा है उन मुल्कों को कि जहाँ पे एक लोगों ने दुनिया भर से ला के अपने असासे जमा किए हुए थे। दूसरे नंबर पे इस वक्त क्योंकि वहाँ से लोग निकलना चाहते हैं, अमलन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि जो कह रहे हैं कि जी ट्रैवल एजेंटों को हज़ारों रियाल, लाखों रियाल देकर वो यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं कि किसी तरीके से निकलना चाहिए। अभी बाय द टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे अपने चैनल की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से जो मेल की गई है उसमें यही एक बात बताई गई है कि आप में से जो लोग जाना चाहें, कोई एक फ्री अंदाज में वर्क स्पेस करना चाहें, वी आर विद देम, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। तो अब इस तरह का, यानी एक अभी तो जंग यहाँ उस तरह लगी नहीं, एक सिर्फ एक अटैक हुआ है। अब आप देखिए कि ये एक लेसन भी है खासतौर पे इन्हीं लोगों के लिए कि जिन्होंने गजा में 2.5-3 साल जो है एक आतिशवाहन की बारिश देखी और सिर्फ सियासी बयानात और करारदादे पास करके अपना फरीजा अंजाम देते रहे। आप सोच सकते हैं कि जिनके बच्चे और जो 2.5-3 साल इसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में रहे हैं, हर रोज गोलाबारी की आवाज, हर रोज ड्रोन उड़ रहे हैं, F-16 उड़ रहे हैं, तो वो किस अजाब और कब से गुजरते होंगे कि इनसे तो ये 4 दिन नहीं बर्दाश्त हुआ। और ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, अगर इन्होंने भी उस जंग में छलांग लगा दी तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यहाँ के जो बड़े बड़े बुर्ज हैं वो किस तरीके से खुदा न खास्ता डिजर्ट होंगे, वहां से लोग निकलेंगे और यहाँ पे कोई दोबारा आने वाला नहीं होगा। तो लिहाजा इन मसाइल को भी अपने जहन में रखना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक मुल्क से वाबस्ता नहीं है, ये पूरी की पूरी एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी को जब तक आप रास्ता नहीं देंगे, उसको जब तक हकीकी मानों में फ्लोरिश नहीं होने देंगे, उस वक्त तक आप इस खत्ते को इसी तरीके से एक बाजगुजार रियासत के तौर पे, रीजन के तौर पे अमेरिका, बरतानिया, उन्हीं के साथ अपना सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो लिंक अप रखेंगे।
अब आप देखिए कि कितने वसाइल हैं इन मुल्कों के पास, लेकिन इनको वेस्ट जो है, अमेरिका जो है, वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की इजाज़त नहीं देता, न्यूक्स रखने की इजाज़त नहीं देता। हालांकि इसी रीजन के अंदर इसराइल के पास अनडिक्लेयर्ड 2000 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है। एग्जैक्टली। तो ये जो बुनियादी तौर पे एक तफावत है और ख़ास तौर पे एक इम्बैलेंस है, ये भी बुनियादी तौर पे इस नौइयत के गलत सियासी फैसले और गलत नौइयत के जो डिसीजंस हैं उसका बायस बनता है। अब मेरा ख्याल है कि कम से कम जो मौजूदा दौर की जो यहाँ पे रूलर्स हैं, ख़ासतौर पे जीसीसी कंट्रीज़ के, उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है। उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा हो गया है कि जिस तरीके से वेस्ट ने और ख़ासतौर पे इसराइल ने अपना एक मखसूस एजेंडा उनके अंदर नाफिज करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में आपने देखा कि दो ब्रादर इस्लामी मुल्क इसी रीजन के, वो यमन के अंदर बाहम दस्तों गिरबान हुए, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने F-16 तक इस्तेमाल किए और बड़े पैमाने पे ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हुई। उसकी रीज़न क्या थी कि यही चीज़ कि यहाँ पे के जो वसाइल हैं उन पर एक ऐसी कुव्वत का कब्जा देने की कोशिश की जा रही है। इस तमाम वाटरवेज को, बंदरगाहों पे एक इसराइली इन्फ्लुएंस जो स्टार्टिंग फ्रॉम यूएई, उसके बाद आप उसको लेके जाना चाहते हैं बाबल मंदब, फिर उसके बाद आप उसको सोमालीलैंड, और फिर इसी तरीके से सूडान, लीबिया, तमाम जगह पे इन मुल्कों के फुटप्रिंट्स आपको दिखाई देते हैं और तमाम सबोटाज एक्टिविटीज के अंदर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं तो इन्हें पे बैक होनी है। एग्जैक्टली। अब मेरा ख्याल है उसका आगाज हो गया है, लेकिन अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए तो फिर मेरा ख्याल है कि इन्हें इस जो जंग की जो हिद्दत है वो शायद तादेर बर्दाश्त करना पड़ेगी। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। इख्तिताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं। मैं अहमद मंसूर साहब आपकी जानिब आऊँगा। एक तो चले हम मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी जंग जो सर उठा रही है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ जंगें ऐसी भी होती हैं जो ऑप्शनल नहीं होती, जो आपको लड़नी पड़ती हैं। जैसे पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान के तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहा है, और ग़ज़ब लिल हक़ जो ऑपरेशन है हमारा, उसके हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान का अल्टीमेट उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, और तालिबानी रिजीम जो है वो इस वक्त चूँकि ऑब्वियसली रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं, ख़बरें आ रही हैं कि उन्हें लॉसेस हो रहे हैं, तो तालिबानी रिजीम क्या सैनिटी प्रिवेल करेगी और वो उस मुद्दे पर आएंगे कि वेरीफाइबल एक्शन की तरफ बढ़े वो, और कोई ऐसा एक्शन लें दहशत गर्दों की सेंचुरीज़ के ख़िलाफ़, या फिर पाकिस्तान को ही ये जॉब जो है ये फिनिश करनी पड़ेगी? देखें, इसमें इस वक्त क्लैरिटी तो ये है कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की और अल्टीमेटली अब जो एक दरमियान में लाइन थी वो जब ख़त्म हो गई टीटीपी और अफ़गान तालिबान के दरमियान, ये दोनों एक हो गए। और ये 26-27 फरवरी को भी सामने आया जब 53 मकामात पे मिल के दोनों ने हमला किया। उसके बाद फिर जो जवाबी कार्रवाई, ये जो ऑपरेशन है ग़ज़ब लिल हक़, ये इसके अहदाफ बड़े वाज़े हैं। अहदाफ इसके जो हैं वो यही हैं कि अफ़गान तालिबान रजीम को पाकिस्तान और दहशत गर्दी में से एक इंतखाब करना होगा, और ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी जो लीडरशिप है वो भी ये वाज़े कर चुकी है। और नहीं होता तो फिर ये उसको इस हद तक ख़त्म करना है कि वो इस काबिल ना रहें कि वहाँ से दहशत गर्दी ना हो। तो आप देख लें कि जितने भी फ़ौजी अहदाफ हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो पाक अफ़गान बॉर्डर पे हों या इनसाइड अफ़गानिस्तान हो, कंधार, काबल, नंगरहार, पक्तिका, पक्तिया, खोस्त, जलालाबाद। वो उनकी जो वो ताकत है, एक फ़ौजी ताकत है, उसको बगराम एयरबेस की भी बात आई। तो ये ज़रूर होगा कि जब फ़ौजी एतबार से, लिहाज से अफ़गान तालिबान रजीम कमज़ोर होगी तो वहाँ ज़रूर उनके जो मुखालफीन हैं वो सर उठाएंगे, और वहाँ रजीम चेंज का ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है। इंटरनल कोई भी उनकी फ़ाइट्स वो हो सकती है। वहाँ के जैसे लोग बड़े खुश हैं पाकिस्तान की जो इन ऑपरेशन से, लेकिन ये पाकिस्तान का हदफ नहीं है, ये वाज़े किया गया है। और इसमें यह है कि जो वहाँ कुछ होता है वो उनका इंटरनल इशू है। हमारा सरोकार सिर्फ इसी बात से है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से दहशत गर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है वो ना हो। हाँ, यहाँ एक और अहम बात कि जो अफ़गान तालिबान रजीम है, क्या उसकी जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान के इन ऑपरेशंस में वो हदफ हो सकती है? तो यस, वो फेयर टारगेट्स हैं। वो फेयर टारगेट्स क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि हम जो दहशतगर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, पाकिस्तान के ऑपरेशंस दोनों के खिलाफ हैं। और जहां कोई इंटेलिजेंस लीड मिलती है, वो चाहे उनकी अफ़गान तालिबान की कोई भी लीडरशिप हो, टॉप से नीचे,
तो हम उसको देख सकते हैं कि उनको पाकिस्तान ने टारगेट किया है आने वाले दिनों में। ये एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो सामने आई है। और मैं यहाँ पे आखिर में ये ज़रूर ये बात करूँगा कि जो अहदाफ हैं और ये जो ऑपरेशंस हैं, इसको ऑपरेशंस का भी नाम दिया जा रहा है, पाकिस्तान की जो रियासत है वो इसको जंग नहीं समझती। इसलिए कि अफगान तालिबान रजीम कोई रियासत नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, वो वहाँ पे काबज़ है और उनका एक जो तसल्लुत है वो इल्लीगल है। वो जो वादे करके आए थे, जो उस पर वो पूरे नहीं उतरे, तो काबुल पे उनका जो तसल्लुत है, इसके खिलाफ ये ऑपरेशंस है और उनकी जो ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी की सपोर्ट है। और ये तवील ये ऑपरेशंस हैं, ये चलेंगे, ये कोई 2-4 दिन में ख़त्म होने वाले नहीं है। बिल्कुल। और इसमें तालिबानी रजीम चूँकि लेजिटिमेट भी है और रिकग्नाइज भी नहीं है और अपने जो वादे उनके थे दुआ एग्रीमेंट के, उनसे भी मुकर रहे हैं। खैर, अगर वो स्ट्रेटिजिक इरैशनैलिटी का शिकार हैं तो पाकिस्तान उसकी इनकी इलाज जो है वो कर रहा है और डोज शायद बढ़ानी पड़ जाए। वफा बात साहब, आपसे भी शॉर्ट कमेंट ज़रूर लूँगा इस पे, अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की सूरत हाल है। जी, ऑब्वियसली जब तालिबान ने टेक ओवर किया पाकिस्तान, बल्कि तमाम नेबर्स की बहुत अच्छे उनके साथ एक एक्सपेक्टेशंस थी कि अब वो पहले की तरह नहीं बल्कि एक अच्छा निज़ाम हुकूमत कायम करके, और बिलखसूस हमसायों के साथ, और बिलखसूस ऐसे दो हमसाए, और उसमें सरे अवल जो है पाकिस्तान है जिसने इतने साल से अफ़गान महाजरीन को अपनी पनाह दी, भाई बनाया, उनको ग़िज़ा मुहैया की, उनको छत मुहैया की, उनके साथ एक अच्छा रवैया रखेंगे। बट बाय द टाइम हमने देखा कि गनी टाइम पे जो इंडियन प्रॉक्सीज़ थी वहाँ पे एक्टिव थी, वो वहाँ से सडनली रिमूव हुई और फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा वापस आने लग गई। और ख़ास तौर पे जब तोरखम से वो बॉर्डर बंद किया जाता है, ट्रेड बंद की जाती है, और सिर्फ एक वो उस शोले को हवा देने के लिए तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से बार बार इंडिया के दौरे किए जाते हैं, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की वो बड़ी बड़ी एग्जिबिशंस की जाती हैं। आई डोंट नो व्हाट दे वर गेनिंग फ्रॉम देयर, बट आई ओनली नो के उसके बाद बिलखसूस ईरान में अगर देखा जाए महाजरीन को, अफ़गान महाजरीन को उस तरह निकाला गया जिसका हम यहाँ पे तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ पे बड़ी इज़्ज़त से उनको कहा गया कि आप वापस जाएं, लेकिन उसके बावजूद जो टेररिज्म का सिलसिला रुका नहीं, तो मजबूरन पाकिस्तान को ये करना ही था। एग्जैक्टली। और कुछ जंगें ऑप्शनल जो हैं वो नहीं होती, कुछ जंगें आपको अपनी बका के लिए लड़नी पड़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का, वफा अब्बास साहब, मंसूर जाफ़र साहब और अहमद मंसूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन इकराम, एक और इंतहाई आम नुक्ते पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी मिशन है बराए अफ़गानिस्तान, यूनामा। उसने ये जो ऑन गोइंग एक कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, और पाकिस्तान का एक जायज़ हक़ जिसे पाकिस्तान एक्सरसाइज कर रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाली दहशतगर्दी जो अफ़गानिस्तान से ओरिजिनेट कर रही है, उस दहशतगर्दी को ख़त्म करना है पाकिस्तान ने, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तालिबानी रजीम उस हवाले से कुछ कर नहीं रही। लेकिन इस सब के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन बराए अफ़गानिस्तान, यूनामा जो है, उसकी जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसमें इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। कुछ आदादो शुमार जारी किए गए हैं, लेकिन इसका लबो लहजा जो है वो गैर जानिबदाराना इदारा जाती तज्जिए के बजाय यकरुखी बयानिए से करीब तर महसूस होता है। सवाल यह है कि क्या ये रिपोर्ट ज़मीनी हक़ाइक़ का मुकम्मल इहाता करती है या किसी एक जाविये को गैर मुतवाज़न अंदाज में पेश करती है। एक बैनुल अक़वामी इदारे से तवक्को की जाती है कि वो तमाम मुतल्लका पहलुओं को शफ़ाफ तरीके से सामने लाए ताकि उसकी साख और गैर जानिबदारी बरकरार रहे। यूनामा अपनी रिपोर्ट में 42 अमवात, 104 ज़ख्मियों और हज़ारों ख़ानदानों की नकल मकानी के आदादो शुमार पेश करता है, लेकिन इन दावों के साथ तरीक़ाकार, ज़राए और तस्दीकी मैकेनिज़्म की तफसील वाज़े तौर पर बयान नहीं की गई। किसी भी इंसानी हुकूक के ग्रुप की रिपोर्ट की बुनियाद सिर्फ आदाद नहीं बल्कि उन आदाद की तस्दीक, शवाहिद और तहक़ीक़ाती मयार होता है। अगर तरीक़ाकार मुबहम रहे तो सवालात जन्म लेना तो फितरी अमर है। मज़ीद बरां अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में अफ़गानिस्तान की मौजूदा अबूरी हुकूमत और कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दरमियान रवाबित पर तशवीश का इजहार पहले ही किया जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका मॉनिटरिंग टीम वाज़े तौर पर इस अमर की निशानदही कर चुकी है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान फितना अल खवारिज अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। ऐसे
ऐसे में इखलाकी तवाज़ुन का तकाजा था कि रिपोर्ट में उस पहलू को भी उसी संजीदगी से शामिल किया जाता जिस संजीदगी से दीगर नुकात बयान किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के अपने मॉनिटरिंग निज़ाम के मुताबिक फितना अल खवारिज TTP के हज़ारों जंगजू इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं और उन्हें सरहद पार पनाहगाहों और सहूलतों तक रसाई हासिल है। अगर एक रियासत मुसलसल सरहद पार हमलों का सामना कर रही हो तो उसके रद्द अमल को यकतरफा अंदाज में पेश करना मुकम्मल तस्वीर फराहम नहीं करता। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ रियासती सलामती भी बैनुल अक़वामी कानून का तस्लीम शुदा उसूल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता अरसे में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर सैकड़ों हमले किए गए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और अमवात में नुमाया इजाफा हुआ, जिनमें बड़ी शरह TTP से मंसूब की गई। दहशतगर्दी के इस तनाजुर को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ एक जाविया उजागर करना इस तासुर को मुतवाज़न नहीं रहने देता। और इस सब के अंदर यह अमर भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 4 दहाइयों में लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की, जिनमें से बड़ी तादाद बदस्तूर पाकिस्तान में मुकीम रही। इस तारीखी पस मंज़र को नज़रअंदाज करके महज मौजूदा सिक्योरिटी कार्रवाइयों पर तनकीद करना मुकम्मल तनाजुर फराहम नहीं करता। बैनुल अक़वामी इदारों को चाहिए कि वो इंसानी हमदर्दी के साथ साथ रियासती सलामती के तकाज़ों को भी पेश नज़र रखें। अगर जुनामा अपनी साख को मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो अपनी रिपोर्ट्स में शफ़ाफ तहकीकाती तरीक़ाकार, मुसद्दिक़ा शवाहिद और तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन के किरदार को मुतवाज़न अंदाज में शामिल करें। दहशतगर्द गिरोहों को नाम लेकर मुखातिब करना और उनकी सरगर्मियों का वाज़े ज़िक्र करना ही गैर जानिबदारी का तकाजा है। बसूरत दीगर यक तरफा तासुर ना सिर्फ सवालात को जन्म देता है बल्कि खित्ते में एतमाद की फ़ज़ा को भी मुतासर करता है। इसी के साथ मखदूम शाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।